नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज जिक्र सभी वर्गों का साथ जीत का कयास। तो फिलहाल आपको लखनऊ से बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे, लेकिन आपको इस खबर से रूबरू करा दें। लखनऊ से अहम खबर, राजधानी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। स्कूटी सवार महिला को कार ने टक्कर मारी है और ये सड़क हादसे की तस्वीर, दो बच्चों को स्कूटी में लेकर ये महिला जा रही थी घर और तभी हादसे का शिकार हो गई। कार की टक्कर लगने से मासूम की मौत हो गई है। हादसे में 10 वर्षीय उत्कर्ष की घटनास्थल पर ही मौत। तो मां और 8 वर्षीय बेटी भी गंभीर रूप से घायल। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। पीजीआई थाना क्षेत्र के अंतर्गत वृंदावन में यह हादसा हुआ। वृंदावन की यह घटना सामने आ रही है, जहां पर स्कूल से घर जा रही स्कूटी सवार महिला संग ये 2 बच्चे साथ में थे, जिन्हें घर लेकर जा रही थी और हादसे का शिकार। तो एक मासूम की घटनास्थल पर ही मौत। सड़क हादसे की ये दुखद तस्वीर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, 10 वर्षीय उत्कर्ष की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत और 8 वर्षीय बेटी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई है। मां भी गंभीर रूप से घायल, जिसे पीजीआई में भर्ती, पीजीआई थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर, भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। स्कूटी सवार महिला को कार ने टक्कर मारी, जिसके चलते यह हादसा हुआ और एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में 8 वर्षीय बेटी जख्मी है। तो 10 वर्षीय उत्कर्ष की मौके पर ही मौत और 8 वर्षीय बेटी और मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वृंदावन के पास यह हादसा हुआ है। भरत सेठी इसी खबर में जुड़े हुए हैं, संवाददाता। भरत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? लखनऊ के वृंदावन इलाके में एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 10 साल के मासूम की मौत हो गई है। ये एक अज्ञात कार ने एक स्कूटी सवार महिला को टक्कर मारी थी और टक्कर में गंभीर रूप से घायल स्कूटी सवार और उसकी एक बेटी और बेटा साथ में थे। सभी लोग घायल हो गए थे, लेकिन मौके पर ही जो जानकारी मिली कि जो उसका 10 वर्षीय पुत्र था उत्कर्ष, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई, जबकि उसकी जो महिला माँ थी और उसकी एक बहन 8 वर्षीय, वो गंभीर रूप से घायल हुई है। उसको हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब पुलिस पूरे मामलों की छानबीन कर रही है कि कौन सी कार किस कार ने टक्कर मारी है। उसकी पूरी जांच सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, लेकिन एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, इसमें 10 वर्षीय मासूम में उत्कर्ष उसकी मौत हो गई है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि कार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर छानबीन तफ्तीश जारी है और ये बेहद सड़क हादसे की बेहद दुखद जो घटना है ये सामने आ रही है। हालांकि मां और बेटी, जो कि 8 वर्षीय बताई जा रही है, गंभीर स्थिति में है, इलाज जारी है, लेकिन एक मासूम की जो 10 वर्षीय बताया जा रहा है, इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। रुक करते हैं देवभूमि के दंगल का। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तमाम वर्गों के मतदाताओं को साधने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए बीजेपी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2-2 सम्मेलन किए जाएंगे और इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है और इन सम्मेलनों में SC व ST वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल होंगे और
और इतना ही नहीं, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए प्रदेश में अभियान भी शुरू कर दिया है। और इस अभियान के तहत प्रदेश में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण कर ली। और इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा है कि देश ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का ऐसा कालखंड झेला है जिसने देश की विकास की रफ्तार को बार बार अवरुद्ध हुई है ये रफ्तार। लेकिन अब युवाओं ने पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का स्वर्णिम काल देखा है, जिसमें भारत आर्थिक, सामाजिक एवं सामरिक क्षेत्रों में विश्व में महाशक्ति बनकर उभर रहा है। महेंद्र भट्ट ने इस अभियान की जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी की ओर से 15 नवंबर तक ऐसे युवाओं और नव मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने बीजेपी के इन तमाम कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि यदि बीजेपी सरकार ने इन सभी वर्गों के हित में कार्य किया होता तो आज बीजेपी को ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने पड़ते। सवाल यही है कि क्या ये सम्मेलन और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान बीजेपी को फिर लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक दिला पाएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 6 माह से भी कम का समय रह गया है। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल यानी कि बीजेपी इन सभी तैयारियों में काफी आगे है। भाजपा ने 2024 के दंगल को जीतने के लिए कई रणनीतियों पर कार्य करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत प्रदेश में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के मतों को साधने की रणनीति बनाने के लिए भाजपा गढ़वाल और कुमायूं मंडल में 2-2 सम्मेलन किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। इन सम्मेलनों में एससी व एसटी वर्ग से जुड़े सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि व पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने गढ़वाल और कुमायूं संभाग में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत 20 नवंबर को विकास नगर और 22 नवंबर को नानकमत्ता में अनुसूचित जनजाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन कराया जाएगा। वहीं कांग्रेस में भाजपा के इस कार्यक्रम पर कटाक्ष करते हुए जीत का दावा किया है। कांग्रेस पार्टी को इन सम्मेलनों से कोई मतलब नहीं है और कांग्रेस पार्टी चाहती है राज्य में कि भारतीय जनता पार्टी कुछ न करे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य करने वाला दल है। हम समाज के सभी वर्गों को जोड़ने के लिए समय समय पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ सभी वर्गों के अलग अलग मोर्चे, अलग अलग प्रकोष्ठ बने हुए हैं और पार्टी समय समय पर अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है। हमारे यहाँ अनुसूचित समाज के जो मोर्चे हैं, अनुसूचित जनजाति का मोर्चा है, अनुसूचित जाति का मोर्चा है, जिसको एसटी, एससी, एसटी बोला जाता है, इनके सम्मेलन प्रस्तावित हैं और ये हमारे हर वर्ष सम्मेलन होते हैं। और कांग्रेस को तो सम्मेलनों से मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, इसलिए उनकी चिंता रहती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं और समाज में इन सभी वर्गों के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनको व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए, उनको पार्टी की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सम्मेलन किए जाते हैं और हमारे भविष्य में होने वाले सम्मेलन प्रस्तावित हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा एससी एसटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने। अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना करी, हमारे एससी के लोगों की मृत्यु हुई, मारपीट से आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया। एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं, तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते। इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। पुरौला में हिंदू मुसलमान का दंगा कराने की कोशिश करी, लेकिन जब वहाँ की 2 बेटियां एससी एसटी की 2 बेटियों का बलात्कार हुआ, उसमें आज तक मुआवजा तक नहीं दिया, न्याय तो छोड़ दीजिए। उत्तरकाशी जनपद में 4 एससी एसटी की बहनों का बलात्कार होता है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कार्रवाई होती है।
आज तक वो फाइल अटकी पड़ी है। जो पॉक्सो एक्ट के तहत उनको पैसा मिलना चाहिए था, जो SC/ST एक्ट के तहत पैसा मिलना चाहिए था, वो आज तक नहीं मिला है। तो कैसा सम्मेलन? क्या जगदीश आर्या की हत्याकांड में आपने केवल कंप्रोमाइज़ करा दिया, इस वजह से आपका SC/ST सम्मेलन सफल हो जाएगा? या हरिद्वार वाली घटना जो हुई है उससे आपका सफल हो जाएगा? या ये जो 4 बहनों का बलात्कार हुआ उनको न्याय नहीं मिला, इससे आपका सफल हो जाएगा? बीजेपी केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, उनका लोगों के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं है, और SC सम्मेलन केवल ढकोसला मात्र है। आपको बता दें कि राज्य में कल मतदाताओं की संख्या 81,83,501 है। इनमें 42 लाख से ज्यादा पुरुष जबकि 39,25,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इन सभी मतदाताओं को साधने की कोशिश में तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में नए मतदाताओं को भी पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए प्रदेश में अभियान भी शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत प्रदेश में 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में बड़ी संख्या में युवाओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी ग्रहण की है। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी की ओर से 15 नवंबर तक ऐसे युवाओं और नव मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 75,000 युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के इन तमाम कार्यक्रमों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यदि भाजपा सरकार ने इन सभी वर्गों के हित में कोई कार्य किया होता तो आज भाजपा को ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाने पड़ते। इस माह हम सदस्यता के अपने अभियान का स्वरूप बदल रहे हैं, जहां भिन्न दलों के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जो अभी तक किसी दल का सदस्य नहीं है, 18 साल से 35 साल के युवाओं को जोड़ने का हमारी ये श्रृंखला इस नवंबर माह में और 15 दिसंबर तक हम लोग चलाएंगे। तो आज बहन जानकी जी जो हमारी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं, समाज सेवी हैं, उनके आह्वान पर, उनके नेतृत्व में 40 युवा ने आज सदस्यता ग्रहण किया। ये क्रम लगातार चलेगा और केवल हरिद्वार ही नहीं, प्रत्येक लोकसभा के अंदर युवाओं की भाजपा। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर कर्तव्य पथ के अंदर 75,000 युवाओं के साथ अपना संवाद कर रहे हैं। उसी के बाद हमने पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश, अपने प्रदेश में भी हमने युवा जोड़ो अभियान प्रारंभ किया है और नव मतदाता जोड़ो अभियान की श्रृंखला का पहला कार्यक्रम आज हमने प्रदेश कार्यालय में संपन्न किया है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जीत का प्लान तैयार कर रखा है। भाजपा ने तमाम वर्गों के मतदाताओं को साधने के साथ ही युवाओं और नव मतदाताओं से जोड़ने का विशेष अभियान भी शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर मंथन करने के साथ ही मीडिया संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिना रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा का प्लान विपक्षी दलों को चारों खाने चित्त कर देगा? क्या भाजपा 2024 में एक बार फिर जीत के हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है? क्या विपक्ष भाजपा की जीत के रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में ये आज सबसे बड़ी चर्चा इस बात को लेकर कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो तैयारियों पर जुटे हुए हैं और तैयारियों को लेकर एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है। चाहे हम बीजेपी की बात करें और कांग्रेस की, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इसी बीच शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी से हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संगीता शर्मा आपसे हैं, आप नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यूकेडी से पंकज पैन्यूली हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सुभाष झा, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत रविंद्र कुमार जी आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां विशेष तौर पर बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, रणनीति बना रही है। SC/ST सम्मेलन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? क्या कथनी और करनी में भरोसा नहीं था, या जो आम जनमानस के लिहाज से योजनाएं चलाई गई उसमें भरोसा नहीं था, जो एक बार फिर से ऐसे सम्मेलनों की जरूरत आन पड़ी है? ये विपक्ष के आरोप भी हैं, प्रतिक्रिया आपकी। जी, मेरे से सवाल है।
रवीन जी आपसे। जी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से जनता के बीच में जाती रही है, समान सभी वर्गों में, सभी धर्मों में। और इस तरीके के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में एक लंबे समय से इसकी इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपने जो हमने काम किया है, चाहे केंद्र द्वारा चाहे राज्य स्तर द्वारा, तो ऐसे नवयुवकों को, ऐसे नवयुवतियों को, ऐसे समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ने का काम करती है। ये हमारी संगठन की प्रक्रिया है और हम इस प्रक्रिया को लंबे समय से करते आ रहे हैं और करते रहे। बाकी अपने दल है, वो किस तरीके का, किस पे भरोसा, क्या काम करते हैं, ये इनका अपना तरीका है कि वह जाए ना जाए। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को इसको लेके कोई सवाल खड़ा करना चाहिए। हम चुनाव को लेके कहीं विदेशी ताकतों से हाथ नहीं मिलाते। हम ना किसी से MOU साइन करते हैं, ना किसी विदेशी ऐसे व्यक्ति के ट्वीट को लेके पूरे देश भर में हंगामा मचाते हैं। तो हम अपने लोगों के बीच में, अपने समाज के लोगों के बीच में अगर हम चुनाव के लिए जाते हैं या उन वर्गों को छूना चाहते हैं या उन वर्गों के लिए जो भारत की सरकार ने या राज्य सरकार ने कार्य किया है उन्हें बताने के लिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता किसी को इसको लेकर आपत्ति होनी चाहिए। ये खुला मैदान है, आप भी जाइए, आप भी करिए, आप बात बताइए। लेकिन इस तरीके के कहना, मैं करण महाराज जी जैसे बड़े व्यक्ति प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मुझे नहीं लगता एक छोटी सोच की उन्होंने जिस प्रकार से कहा, मुझे तो समझ में नहीं आया कि उन्होंने कह कैसे दिया इस बात को कि क्या जरूरत पड़ी है, क्यों जाना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि बात कहना कहीं से कहीं तक दल अपने बात को कहने के लिए समाज के बीच में नहीं जाएगा तो कहां जाएगा। आखिर वोट भी तो इसी समाज ने, इन्हीं लोगों ने ही देना ना। जब तक अपनी बात को आप बताइए जाके, जब आपकी तो बात ही सुनने को जनता तैयार नहीं है, ना आपको वोट देने को तैयार है, ना आपको जनता आपकी बात सुनने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं आपकी पीड़ा हमें समझ आती है। लेकिन हमारा काम तो है, हम जनता के बीच में लगातार जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, जनता को अपने साथ जोड़ेंगे। चलिए आशीष नौटियाल जिसका रुख कर लेते हैं, वापस लौटते हैं रवीन जी। आशीष नौटियाल जी, ऐतराज किस बात से है कांग्रेस को? रणनीति को लेकर कि बीजेपी एक रणनीति बनाकर काम कर रही है, जनता के बीच जा रही है, और किस बात से ऐतराज है, या आपके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है? देखिए मैडम, 2 बार सरकार क्या बना ली इन लोगों ने, घमंड इनका 7वें आसमान में पहुंच गया। ये सोचते हैं अब हम ही रह गए और कोई है ही नहीं। रविंद्र भाई भूल गए आप, हम लोग कब से थे और कब तक हैं और कब रहेंगे हम ही। क्योंकि आप लोगों को चलाना ही नहीं आता, आप लोगों को देश चलाना नहीं आता, आप लोग झूठे लोग हैं, आप झूठ बोल के राजनीति करते हैं। आप देखिए मैडम, कांग्रेस ने कुछ टाइम पहले घोषणा करी कि हम जो है गिनती करेंगे, अल्पसंख्यक सबकी गिनती करेंगे, और ये विरोध में यही लोग खड़े थे। कुछ हफ्ते पहले की डिबेट निकाले तो रविंद्र भाई और हमारे भाई सब जो भाजपा के प्रवक्ता साथ में खड़े थे और बोल रहे थे नहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है, गिनती हो क्यों रही है, क्यों बांट रहे हैं, ये सब कुछ बोलने की काम कर रहे थे। फिर इनको पता लगा कि यार ये तो वोट बैंक सारा इनकी तरफ ही जा रहा है, अब हम क्या करें, क्योंकि अब तो राम मंदिर का भी टेंशन खत्म हो गई, अब तो आप वो चिंता भी मत करो, उस नाम पे भी आपको वोट मिलेगा। बहुत राम की राजनीति कर ली आप लोगों ने। तो अब ये लोग घबरा गए, इन्होंने अब करें क्या, क्योंकि राम मंदिर के नाम पे वोट मिल नहीं रहा है और इस तरीके का वोट जो हमने जो तानाशाही रवैया अपना रखा है, और गिनती करेंगे तो गिनती में सब निकल के आ जाएगा। फिर ये उन सबके लिए काम करेंगे, सबके लिए मिलके सबको आगे बढ़ाएंगे। और इनको तो चाहिए अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इनका तो नारा है। ये तो चाहते हैं कोई पढ़ाई लिखाई भी ना करे, इनको जो है RSS कैंप में डाल दिया जाए शुरू में बच्चों से ही, और उसका दिमाग पूरा वॉश कर दिया जाए। जो है भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो कोई है ही नहीं देश में। हमारी तरह सोच तो रखते नहीं है कि राजीव गांधी नवोदय विद्यालय बना दे। हम लोगों ने क्या करा, नवोदय विद्यालय बनाए, पढ़ लिख के बच्चा बड़े बड़े साइंटिस्ट बन रहे हैं, बड़े अच्छे लेवल में जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय मारामारी हो रही है, एडमिशन नहीं मिल पा रहे। और इन्होंने क्या करा, RSS के सरस्वती शिशु मंदिर बना दिए। बीजेपी तो कह रही है आप कुछ करते ही नहीं है आम जनता के लिहाज से, उनकी सुख सुविधाओं से वंचित हैं आप लोग, विदेशी ताकतों से हाथ मिलाने में मशगूल नजर आते हैं। जनता इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आने वाली। जनता निश्चित ये देखेगी शिक्षा के लिए कांग्रेस ने क्या किया और शिक्षा के लिए इन्होंने क्या किया। सो आज आप देखिए ना, एक एम्स क्या बना हमारा ऋषिकेश में, ऐसी घपलेबाजी मचा दी इन्होंने एम्स के अंदर। कहते हैं हमने एम्स बनाया, अरे पूरा घपले का अड्डा बना के रख दिया एम्स को। मशीनें खरीद रहे हैं, वहां घोटाले हो जा रहे हैं। आप स्टाफ भर्ती कर रहे हैं, वहां घोटाले कर दे रहे हैं।
अरे महा घोटाले का कैंप बना के रख दिया आपने हमारे एम्स को। आप कहते हैं हमने एम्स, अरे एम्स का नाम किसने रखा है? एम्स तो हमने ही तो बनाया एम्स। आपने तो एक ना बनाया, उसके ऊपर घोटाले की सारी पूरी आपने सारा सब कुछ अपना लग गए कि ले इसके सिस्टर को लगा दो, इसकी बहन को लगा दो, इसके भाई को लगा दो, सब आपने अपने भाई भतीजावाद शुरू कर दिया। क्या इसी लिहाज से ये जो प्लान है, जो रणनीति है बीजेपी की, इसीलिए नए मतदाताओं को रिझाने के लिए सम्मेलनों का आयोजन कर रही है? देखिए मैडम, इनका काम है कांग्रेस के पीछे पीछे चलना। कांग्रेस ने क्या किया ये देख लेते हैं, और जब देखते हैं कांग्रेस ने जो कर दिया उससे कांग्रेस को कांग्रेस ने इतना अच्छा किया था तो उसे सत्ता पे रहना चाहिए था। अरे मैडम, जिंदगी भर किसी एक का राज रहा? आता है समय मैडम, ऐसा थोड़ी होता है, वक्त बदलता है, दुनिया बदलती है, जुमलेबाजी चलती है, जुमलेबाज आते हैं, जुमलेबाजी करते हैं और जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। जनता को पता लग जाता है तो जुमलेबाज था, ये तो महाठग था जो आया देश में। 10 साल से आपकी ठगी देख रही है जनता, कब तक नहीं समझेगी? आप देखिए किस तरह से तानाशाही तरीका अपना रहे हैं लोग। एक बच्चा मैडम होता है मैडम, क्लास में हेल्थी कंपटीशन करके और फर्स्ट आने का काम करता है, अपने जो विरोधी होते हैं उनको हराने का काम करता है। पर ये झूठे और मक्कार लोग ये देखते हैं राजनीति में कौन आगे बढ़ रहा है, इसके पीछे ईडी सीबीआई लगाओ और इसको खत्म कर दो क्योंकि हम पास हो जाएंगे। अरे पास नहीं हो रहे हैं आप लोग, आप फेल हो रहे हैं जिस तरह आप काम कर रहे हैं। आपने जिस तरह से अब चुनाव के टाइम पे अब आप देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए। अरे आपको अभी याद आया 10 साल में? ईडी और सीबीआई का जिक्र तो संगीता शर्मा जी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सभी जाति वर्गों को साधने की कोशिश हर एक राजनीतिक दल की नजर आ रही है, और इसी को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता शर्मा जी का रुख कर लेते हैं, आप प्रवक्ता हैं। संगीता जी, जो बीजेपी की रणनीति यहाँ पर नजर आ रही है, जो तैयारी नजर आ रही है, या जिस सम्मेलन के जरिए एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, इसको लेकर आपकी टिप्पणी? सोनी जी, देखिए जिस तरह से बात हो रही है कि विशेष वर्गों के पास जाएंगे, ये उनका अपना कार्यक्रम है, वो जिस तरह से भी करें। लेकिन सोनी जी, सवाल ये उठता है कि आज तक इन वर्गों के लिए उत्तराखंड में किया क्या? कौन सी इतनी योजनाएं लेकर के आए? इस वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया? आप देखिए, अभी जातीय जनगणना की बात हुई तो यही उसका विरोध भी कर रहे थे। जब बात आई कि भाई अभी निकाय चुनाव कराने हैं तो अभी तक ओबीसी सर्वे ये नहीं करा पाए, तो आप अपने संगठन को लेकर तो जा रहे हैं क्योंकि आपको वोट चाहिए, लेकिन आप उनके लिए कर क्या रहे हैं ये आप बताने को तैयार नहीं है। आज तक 3 वर्षों का मैं आंकड़ा बताऊं तो 360 उत्पीड़न के मामले हैं SC ST के, और ये रिपोर्ट सामने है। और देखिए जिस तरह से भाजपा लगातार बात करती है, सोनी जी देखिए इन्होंने उत्तराखंड में काम नहीं किया, जिसकी वजह से अब इन्हें ऐसे सम्मेलनों को करने की आवश्यकता पड़ रही है। अगर आप इस समाज के लिए बहुत काम करते तो आपको तो जाने की जरूरत नहीं थी, समाज खुद आपके पास आ जाता, खुद आपको वोट देता। और सोनी जी, मतलब कल मैं कुछ पढ़ रही थी न्यूज़पेपर, तो मैंने देखा कि आप सोचिए कि मेडिकल कॉलेज बन जाता है, उसमें ब्लड बैंक नहीं है और एक प्रसूता की मौत हो जाती है। तो छोटे छोटे से काम तो भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही। ये बार बार कहती है हमारा बहुत बड़ा संगठन है। सोनी जी, संगठन बहुत बड़ा है, पन्ना प्रमुख है, सब कुछ है, वो इन तक क्या ये नहीं बताते कि कहाँ क्या जरूरत है, कहाँ क्या कमी है कि सरकार उस काम को कर पाए। विभाग सारे हैं, लेकिन क्या अधिकारी ये नहीं बताते कि कहाँ किस चीज की जरूरत है? इतना बड़ा स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन आप देखिए ब्लड बैंक ना होने से प्रसूता की मौत होना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड राज्य के लिए, कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ उससे उसी समय छिन जाती है। एक तरफ आप महिलाओं के लिए काम करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह के जब समाचार मिलते हैं तो बहुत दुख होता है। तो सोनी जी देखिए, आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करती है और उसने दिल्ली में काम किए, उसके पास एक मॉडल है, लेकिन भाजपा शासित राज्य देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दुर्गतिपूर्ण है। चलिए संगीता जी, आपका कहना है कि तैयारी की जरूरत उसे पड़ती है, या रणनीति के तहत सम्मेलन करने की जरूरत उसे पड़ती है जिसने आम जनता के लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया है, या कुछ भी ऐसी आम जनता के हित में योजनाएं लॉन्च नहीं की है। इस बात का जवाब लेंगे रवीन जी से, और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया पहले साझा कर लेते हैं। यूकेडी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, ऑफ कैमरा अगर देखा जाए तो आपकी क्या कुछ रणनीति है लोकतंत्र को लेकर, या ये कहा जाए क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है, उसका अगर आप बताना चाहेंगे तो आप बता भी सकते हैं। लेकिन ऑन कैमरा अगर देखा जाए तो क्या आपको बीजेपी की रणनीति में कोई शक नजर आ रहा है, या क्या मंशा नजर आ रही है?
और क्या आम जनता की सहूलियत के लिहाज से कुछ नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से? अनम्यूट करिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आप किसी चीज जी जी पंकज जी, आपकी आवाज आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, अब आ रही है आवाज जी, जी। कंटिन्यू। चलिए, मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्टरबेंस है। वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सुभाष झा जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। इसके बाद पंकज जी आपका रुख करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुभाष जी का रुख कर लेते हैं। सुभाष जी, इस पूरे आरोप और प्रत्यारोप के बीच एज ए पत्रकार आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? राजनीतिक दलों की तैयारी और जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। सुभाष जी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना तो इन दोनों का, राजनीतिक दलों का अपना काम है। वो राजनीतिक दल करेंगी। लेकिन अभी मैं उनकी, आपकी प्रवक्ता का एक सवाल का मैं जवाब दे दूं इसी बात में, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से ये लोग इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो राहुल जी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा और एक तरफ ये जातीय जनगणना, मधु जी इसमें नहीं लगता कि इसमें समानताएं नहीं है? ये दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इसका जवाब आप जब बोलेंगी तो दीजिएगा। जी, बात अपनी दूसरी बात, अगर इस मेरा एक सवाल और भी है, मेरा एक सवाल कांग्रेस से और भी है जी। वो मेरा कांग्रेस से ये सवाल है, ये दोनों विपक्षी दलों से, कि आप ये बताइए कि अगर लोगों के पास दो ही रास्ता हो, एक रास्ता की वो संप्रदायवाद के हिंदू मुसलमान के साथ जाए, कि एक रास्ता की 50-25 जातियों के साथ जाए, तो वो कौन सा मार्ग चुने? क्योंकि उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड की राजनीति के लिए ये बड़ा सवाल है। उत्तराखंड की राजनीति में 10% जो है ओबीसी, अल्पसंख्यक वगैरह सारे हैं और 90% के लगभग स्वर्ण जातियां हैं। अब उन्हें लगता है कि अगर कांग्रेस, वो भाजपा से नाराज काफी हैं, भाजपा के काम से कोई संतुष्ट नहीं है जी। लेकिन उनका संशय यह है कि राहुल जी आएंगे और फिर जातियों का बंटवारा शुरू कर देंगे और समाज में जो ये विभेद पैदा होगा, तो फिर उससे जो विभेद पैदा होगा, उससे जो हमारा राज्य पीछे जाएगा, उसका खामियाजा हमारा ये छोटा सा प्रदेश तो नहीं भुगतेगा। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड के लिए। टोटल देश के इस बात का जवाब आशीष जी से लेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये भी कहती है कि हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है। बात ये सच्चाई है कि ये सारे दलों पर मेरा ये आरोप है, और मैं अब तक जो मेरा 34-35 सालों का मेरा जो अनुभव रहा जी, सोनी जी मुझे बोल लेने दीजिए। जी जी, कंटिन्यू, अपनी बात को पूरा कर लें। 35 सालों की पत्रकारिता का मेरा अनुभव रहा कि संप्रदायवाद की राजनीति काफी खतरनाक है, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जातिवाद की राजनीति उससे ज्यादा खतरनाक है, मैं यह भी कहता हूं। इसके साथ ही जब संप्रदायवाद खतरनाक है, तो जातिवाद मीठा कैसे है, जातिवाद बढ़िया कैसे है? बिल्कुल, ये दो धारी तलवार, दो मुही बात ये अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल स्टैंड, गरीबी अमीरी की बात समझ में आती है, आर्थिक आधार पे जनगणना हो ये बात समझ में आती है, किसी जाति का ज्यादा जनसंख्या गरीब हो, किसी जाति का कम जनसंख्या गरीब हो, ये भी समझ में आता है। लेकिन जब भी ये सेकुलर जमात कंफर्ट जोन में आता है, ये जातिवाद की राजनीति शुरू कर देता है। वो चाहे लालू यादव रहे हो, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे हो, चाहे मायावती रही हो, ये तमाम चीजें हैं उसमें। ये इंडिया गठबंधन अब जबकि राहुल गांधी ने स्वयं घोषणा कर दी, कांग्रेस के प्रति लोगों का एक भरोसा था, लेकिन ये भरोसा राहुल गांधी के इस घोषणा से टूटी है। लोग संशय में हैं कि क्या करेंगे हम। बिल्कुल, इस बात का जवाब देंगे आशीष जी। इसके बाद पंकज जी का रुख करेंगे। आशीष जी, इस बात का जवाब आपसे चाहेंगे। जातिवाद की राजनीति, अनम्यूट करिएगा। मतलब हमारे देश के अंदर कई जातियां हैं, ऐसा या तो है ही नहीं कि जातियां ही नहीं है।
जातियां हैं तो जाति जनगणना की हमने बात कर दी, खाली हमने कुछ करा नहीं अभी। हमने सिर्फ इतना बोला कि हमारे पास एक आंकड़ा होना चाहिए किस जाति धर्म के कितने कितने लोग हैं, बस इतना बोला। और भाजपा बौखला गई। भाजपा ने तुरंत अपने मीटिंग बुला दी, सब जाति धर्म को बुलाओ इधर, हम देखेंगे क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाति के वोट वहां पड़ जाए। अरे आप हमें पहले जनगणना तो करने दो, हम जनगणना के बाद देखेंगे कि कौन जाति धर्म पिछड़ा हुआ है, कौन नीचे है, उसको भी उठाने का प्रयास करेंगे। और आर्थिकी तो मजबूत करना हमारा काम है, हम करते ही है, हमने आर्थिकी तो मजबूत करी आज तक लोगों की, और करा क्या है। तो हम निश्चित तौर पर देखिए, भारत देश के अंदर हर जाति धर्म जातियां हैं, तो उसकी जनगणना होना भी स्वाभाविक है, होना चाहिए। और आज यही बात भारतीय जनता पार्टी में हमारे पीछे पीछे करने लग गई। कल तक विरोधी थे ये, जब हमने बोला तो ये चैनलों में यही लोग थे आज जो बैठे हुए हैं, जो कह रहे थे बड़ा गलत हो गया ये, और आज यही लोग हैं जो कह रहे नहीं नहीं अभी ये बुलाओ, बैठकें बुलाओ और मीटिंग करो, इनको बुला के बात करो इनसे। चलिए, बीजेपी को ऐतराज है। और सुभाष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इनसे ये कहना चाह रहा था कि सिर्फ बात जातीय जनगणना की नहीं है। राहुल जी ने यह भी कहा कि कितने केंद्रीय सचिव हैं जो बजट बनाते हैं, भाषा को समझिए, भाषा पकड़ने की बात है। उसके बाद राहुल गांधी जी, उसके बाद इनके जो सहयोगी दल है वो नारा लगाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या उस हिसाब से आप जमीनों को बांटेंगे? क्या उस हिसाब से आप नौकरियों का बंटवारा करेंगे? उसका समझिए, ये समाज में एक बहुत बड़ा संघर्ष, समाज में एक बहुत बड़ा विभेद और बहुत बड़ी शांति भंग होने की मुझे जो संभावना दिख रही है, इनकी राजनीति, जो राजनीति भाषा और जो राजनीतिक बयानबाजी इन लोगों का हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति का मैं कतई एक व्यक्ति के तौर पर भी, एक पत्रकार के तौर पर भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन बावजूद इसके एक व्यक्ति के तौर पर, एक सजग पत्रकार के तौर पर मैं देख रहा हूं कि अगर यह देश जातियों में बांटा गया और कल को ये जातीय जनगणना ना सिर्फ सरकार के पास धर्म, संप्रदाय और जाति के नाम पर विभाजन की राजनीति राजनीतिक दलों की तरफ से की जाती रही है और अभी भी हो रही है। इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल। सुभाष जी, आपका रुख करेंगे। हमारे साथ यूकेडी के प्रवक्ता भी पंकज जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपकी प्रतिक्रिया? जिस तरीके की आरोप और प्रत्यारोप लगते हुए नजर आ रहे हैं रणनीति को लेकर, लोकसभा चुनाव फतेह करने को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, आप भाजपा की किसी चीज की तारीफ करें या ना करें, भाजपा की एक चीज की तारीफ आप हमेशा करेंगे कि उनका जो चुनाव मैनेजमेंट है और जिस तरीके से वो लोगों के बीच में जाते हैं, तो उनका जो चुनाव की जो सुगबुगाहट है वो इन्वेस्टर समिट से उन्होंने शुरू कर दी है। और उससे एक साल पहले यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह आके हरिद्वार में और हिंदुत्व का उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया था। अब भाजपा का, वैसे तो ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, भाजपा अपनी पार्टी के अंदर एससी सम्मेलन करे, एसटी करे, ओबीसी करे, ब्राह्मण करे, ठाकुर करे, कुछ करे, वो भाजपा का अंदरूनी मामला है, उसमें भाजपा को जो लगे भाजपा करे। लेकिन हाँ, केवल इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब ये लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनको भू कानून की याद दिलाएंगे, जब ये लोगों के पास वोट मांगने जाएंगे तो लोग इन्हें सांसद आदर्श ग्राम का याद करवाएंगे, जब ये वोट मांगने जाएंगे तो लोग इनसे पूछेंगे कि उत्तराखंड के जो ओबीसी हैं उनको सेंट्रल लिस्ट में अभी तक क्यों नहीं डाला गया है, जब ये जाएंगे तो इनसे पूछेंगे कि धारा 371 के ऊपर आप क्या करोगे, जब ये वोट, ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और भाजपा अगर अपने किसी इनका एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश कर रही है तो ये भाजपा का इंटरनल मैटर है, पर हाँ, इससे ज्यादा फायदा होने वाला इनका है नहीं, क्योंकि भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे दुर्गति मचाई है प्रदेश के अंदर, खास तौर से सांसदों ने, वो किसी से ढकी छिपी नहीं है। चाहे आप टिहरी की सांसद का ले लें, चाहे आप पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत जी का वो कर ले, उदाहरण ले ले, बल्कि हमारे पास तो 2-2 मिनिस्ट्रियां रही हैं। पर्यटन और एजुकेशन बहुत अहम जो पोर्टफोलियो है सेंटर में, उससे उत्तराखंड को क्या मिला? कितने केवीज मिले, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मिली, कितने मेडिकल कॉलेजेस मिले, ये सारी चीजें लोग पूछेंगे। और पर्यटन का जहां तक बात है तो हमारा तो पूरा प्रदेश पर्यटन के लिहाज से बहुत अग्रणी है। इसके लिए हमारे जो वर्तमान मंत्री हैं पर्यटन और सैनिक के, तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या करा, नैनीताल विधानसभा के अंदर आपने कितने
कैंटीन खोले फौजियों के लिए, कितने, क्योंकि हमारा प्रदेश हमेशा फौजियों चलिए को ज्यादा, रवीन जी, हमारे इन प्रदेश सब के लोग बिंदुओं गए के हैं। जवाब होंगे आपके पास। क्या लगता है ये जो प्रयास है ये कितना सार्थक होने वाला है? देखिए ये इनका देखिए, रवीन जी से हमारा सवाल है जी, आते हैं पंकज जी, रवीन जी से सवाल है। रवीन जी, इन सब बिंदुओं का जिनका जिक्र कर रहे हैं पंकज जी, कितनी तैयारी है इन सवालों के जवाब के लिए? क्या लगता है ये जो प्रयास है बीजेपी का, जो रणनीति है जिसके तहत नए मतदाताओं को अब साधने की कवायद शुरू हो गई है, सिर्फ एक ही लक्ष्य नजर आ रहा है कि लोकसभा चुनाव को कैसे फतेह किया जाए? इन सारे सवालों के जवाब हैं बीजेपी के पास? देखिए सोनी जी, आज की आपकी जो डिबेट थी वो इस ओर थी कि भारतीय जनता पार्टी नव मतदाताओं के पास और सभी वर्गों के पास अपने को लेके जा रही है, अपनी बात बताने के लिए जा रही है, अपने काम गिनाने जा रही है। लेकिन तमाम पैनलिस्ट पार्टियों पे बैठे हैं, उन्होंने किसी ने भी इस ओर इसका जवाब नहीं दिया कि वह उनकी क्या रणनीति है, वो क्या काम करेंगे, सिवाय हमारे पे भारतीय जनता पार्टी में सवाल उठाने। देखिए मैं आपको बताऊं, चाहे ये जितनी चिंदी पार्टी है, जो 39 गठबंधन मिलके बने, इंडी गठबंधन, मैं इन्हें चिंदी गठबंधन कहता हूं, तो ये चिंदी गठबंधन जितने भी हैं ये सारे के सारे सिर्फ 3 चीजों पे खड़े हुए हैं, एक बाबर, एक फादर और एक चादर। इनकी ये सारे इस इनके इर्द गिर्द घूमते हैं कि वो है लोग जो आज भी इस देश को में। आशीष जी ने पहले ही कह दिया कि बीजेपी हमें कॉपी कर रही है और उसी नक्शे कदम पर चल रही है। आप चिंदी गठबंधन बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूं ना, देखिए आज भी ऐसे लोग हमारे देश में जो बाबर को महान मानते हैं और वीर सावरकर को कहीं ना कहीं गाली देते हैं। आज भी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी की, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। आप आगे कब बढ़ोगे रविंदर भाई? इस इतिहास से आगे कब निकलोगे? कब देश के बारे में सोचोगे? कब गरीबी के बारे में सोचोगे? ये सब बाबर हुमायूं में घूमते रहोगे क्या? कहाँ जा रहे हो रविंदर भाई, कहाँ जा रहे हो आप? आप चुनाव को किस मोड़ पे लड़ना चाहते हैं? हम क्या, आप लड़ रहे हो मोड़ में, गलत मोड़ में आप जा रहे हो। आप देख रहे हो कांग्रेस कहाँ जा रही है, उसके पीछे से निकल लो। रवीन जी, पर नहीं है पानी होने वाली आपकी। आपने इस बात का जवाब नहीं दिया जो सवाल अभी पंकज जी ने उठाए, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कि जनता सवाल पूछेगी, उन सवालों के जवाब के लिए आपकी क्या तैयारी है? देखिए, जनता ने सवाल हमारे से बागेश्वर में भी पूछा था, जनता ने जवाब दिया, और जनता ने हमारे से कुछ दिन पहले अभी हरिद्वार जिला पंचायत के चुनाव में भी किया था, जनता ने ही जवाब दिया। और जनता ने 2022 में दोबारा से सवाल किया था और जनता ने ही जवाब दिया। देखिए, जनता को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विकास पसंद आ चुका है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं से लेके कहीं तक कोई खतरा है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा केंद्र में बनाने जा रही है। और मैं उत्तराखंड के चुनाव 2000 वोट से जीत के आप खुश हो रहे हैं? 5 लोकसभा हम दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हमारी योजना रचना, हमारी संगठन का काम। चलिए, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं होती। रवीन जी, अच्छी बात है, वो समय आने पर रिजल्ट जब सामने आएगा तो वो पता चलेगा किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे। आशीष जी, आपकी क्या कुछ तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर? अपने आप को कहाँ देखते हैं? हम तो अपने आप को पूरी जीत की ओर देखते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित ही इस देश को इस तानाशाह सरकार से निजात मिलेगी। इस चीज के लिए हम सोचते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। अन्यथा बहुत देश के अंदर बहुत बुरा समय आने वाला है। अगर ये लोग गलती से भी आ गए तो मैडम देख लीजिए, अब ये सिलेंडर 3000 4000 का हो जाएगा और आम आदमी भरा नहीं पाएगा। ये मत समझो अगर हम सक्षम है गैस सिलेंडर लेने में तो हर आदमी सक्षम है, ये मत समझे रविंद्र भाई। बहुत गरीबी है, आज भी 5-5 10 हजार की नौकरी के लिए लोग तरसते हैं। सिर्फ ये बातों में मत उलझाइए देश को। राष्ट्र क्या करा आपने राष्ट्र के लिए? आपने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं करा रविंद्र भाई, सिर्फ अपना प्रचार करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। आज भी चाइना के साथ हमारा विवाद खड़ा है और हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी परसों बोला, अगर स्थिति कुछ सही हो तो हम बातचीत करें, नहीं तो हम बात कैसे कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद वैसे ही उलझा हुआ है। आप कहते हैं अगर पाकिस्तान कुछ यहाँ आतंकवादी भेजना बंद करे तो हम कुछ चर्चा करें। आज हमारा नेपाल बच्चा देश जो हमारे सामने कुछ नहीं था, वो हमारे पत्थर मारने का काम कर रहा है। आप राष्ट्र की नीतियों में, आप विदेशी नीति में पूरी तरह से फेल है। देश की अगर आप बात करते हैं, देश के अंदर मैडम इन लोगों ने जनता को ठगा है। देखिए मैडम, जवाब जनता ही देगी।
ये जवाब देगी। मैडम ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ बोल के सत्ता हत्याने का काम किया है। इन लोगों ने जब सत्ता में आए थे, कांग्रेस चल रही थी पार्टी, कांग्रेस सब कुछ सही था, पर इन्होंने बताया कि काला धन कोई चीज है। मैडम हमें भी नहीं पता था, शायद आपको भी ना पता हो कि काला धन भी कोई चीज होता है। इन्होंने हमें बताया कि काला धन ऐसी चीज है जब देश के अंदर आता है तो उससे हर आदमी को 15-15 लाख मिलते हैं और देश की सड़कें एकदम ऐसी बन जाती हैं, बुलेट प्रूफ हो जाता है, चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलने का काम करता है। ये इन्होंने हमें बताया, पर आज ये काले धन पर बात करते हुए डरते हैं। ये वो तानाशाह लोग हैं मैडम जो कहते थे जब वोट डालने जाएं तो गैस सिलेंडर को हाथ जोड़ के जाएं। तो ये वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं जिन्होंने उस गैस सिलेंडर को 1200 रुपए करने का काम किया और जनता को ठगने का काम किया। इन्होंने आम आदमी से अपील करी कि आप गैस सिलेंडर में सब्सिडी छोड़ दो और आपकी दी हुई सब्सिडी से इन गरीब महिलाओं का भला होने वाला है। पर आज हर आदमी से इन्होंने सब्सिडी छीनने का काम किया। उस गरीब से उन्होंने गैस भी, जो कहते थे कि अगर गैस नहीं चलेगा चूल्हा जलेगा, चूल्हा से आंखों में धुआं आएगा, वो चूल्हे आज भी मैडम गांव के अंदर चल रहे हैं। गैस नहीं भरा पा रहा है, गैस भराने की हिम्मत नहीं है लोगों की। ये वो तानाशाह लोग हैं जिन्होंने कहते हैं हमने संचार में क्रांति करी। ये क्रांति करी, आपने सारी कंपनियां संचार की बंद करा दी। आज आपने 2 कंपनियों के हिस्से छोड़ दिया कि एक जियो और एक एयरटेल, दोनों। तब तो फिर उत्तराखंड की जनता का रुख भी पता होगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता किस तरीके का बदलाव अब चाहती है। उत्तराखंड की बात मैडम आप सिर्फ इस बात से समझ जाएंगे, जब नगर निगम चुनाव को इन्होंने पीछे कराने का काम किया तो इससे सीधे सीधे इनकी नियत पर शक होता है कि आखिर नगर निगम का चुनाव पीछे क्यों हुआ। और मैडम नगर निगम का चुनाव की एक बात और देखिए आप, ये कहते हैं कि सर्वे नहीं हुआ। सर्वे करने के लिए किसने मना किया? क्या सर्वे विधायक करेंगे? क्या सर्वे कौन करता? सर्वे तो निर्वाचन आयोग कराता। निर्वाचन आयोग को आपने 5 साल किस काम में बिजी रखा? 5 साल तक निर्वाचन आयोग कर क्या रहा था, जिसको यह पता नहीं था कि 2 दिसंबर को नगर निगम भंग होना है और निगम उससे पहले चुनाव होने चाहिए। उसने अपना काम समय पर क्यों नहीं किया? आप निर्वाचन आयोग को पेनल्टी लगाएं। किस तरह का निर्वाचन आयोग है, किसके इशारे पे काम करता है और जो अपने काम में सक्षम नहीं है। निर्वाचन आयोग का काम ही होता है मैडम चुनाव को समय पर कराना। रविंद्र जी, ओबीसी सर्वे को लेकर, लेट लतीफी को लेकर कुछ कहेंगे आप? जी देखिए इन्होंने कई सारे मुद्दों को ना एक साथ बना के पता नहीं क्या बना दिया, भरता सा बना दिया। चुनाव भी है, लेकिन कोई बात नहीं, समझने के लिए इशारा काफी। राज्य और देश के मुद्दे हैं, बाहर के नहीं है। आप लोग तो बाहर के भी ले आते हैं और आप उस पौराणिक काल में चले जाते हैं। भाई सुनता था ना, समझ जनता को समझ आनी चाहिए। जनता हमारी बात को समझ रही है और लगातार हमें जिता रही है। देखिए आप बाबा कमाई मत जाना, आप उसमें सारी चीजें ले आए तो आप किसी भी रूप में आप समझिए ये जो कांग्रेस का मकसद है, जिस प्रकार कांग्रेस राजनीति कर रही है, वैसे तो उसकी अपनी मंशा है, वो जैसे मर्जी जिस तरीके से राजनीति करना चाहे या ना चाहे। लेकिन मैं एक सुझाव देते हुए माननीय करण मेहरा जी को कि आप कृपया करके अपनी पार्टी का ध्यान करिए, अपनी कम से कम अपनी प्रदेश की कार्य समिति तो बना लीजिए। आप संगठन, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पे सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं? चलिए आशीष जी, कुल मिलाकर अगर कांग्रेस को चाहिए कि अपनी ही टीम को मजबूती प्रदान करे, चलिए रविंद्र जी यही नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष जी, मुझे लगता है थोड़ा सा एकजुटता और मतभेद ना होकर वो एकजुटता बेहद जरूरी होती है और एकजुटता में कहते हैं बड़ी ताकत होती है। जिस टीम को रविंद्र भाई अपनी समझ रहे हैं, वो टीम आपकी नहीं, वो अब हमारी हो चुकी है। जरूर दिख आपकी पार्टी में रहे, पर वो है हमारे साथ और वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। संगीता शर्मा जी, आपने सुभाष जी की बात को बखूबी सुना था और कई सारे मुद्दों को लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप। आप अपने आप को कहां देख रहे हैं? सोनी जी देखिए, मैं सुभाष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। जो उन्होंने कहा कि जातिवाद की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति जो है वो देश के लिए एक जहर के समान है। और देखिए हम तो सर्वधर्म संभाव के देश में है, लेकिन देखिए जातीय जनगणना का मतलब ये नहीं कि बंटवारा हो रहा है। उस जनगणना का मतलब ये है कि हर वर्ग का पता चलना चाहिए कि कौन लोग किस स्तर पे हैं। और देखिए आम आदमी पार्टी तो हमेशा से आर्थिक स्थिति पर ही ज्यादा जोर देती है। आप देखिए हम स्कूल की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे तो सोनी जी वहां कौन पढ़ाएगा? जब स्कूल अच्छे होंगे तो एक गरीब से लेकर के अमीर तक वहां अपने बच्चों को भेजने की हिम्मत करेगा। हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अच्छे स्कूलों की, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो वहां देखिए गरीब भी जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है और जिसके पास है वहां अच्छा इलाज मिल रहा है वो भी जाएगा।
तो हम तो हमेशा आर्थिक स्थिति को सुधारने की बात करते हैं। हम फ्री बिजली की बात करते हैं तो देखिए बिजली उनको देते हैं जो 300 यूनिट जलाते हैं और नहीं जला पा रहे, उनके लिए बात करते हैं। तो देखिए हम फ्री पानी की बात करते हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि जीवन स्तर जो है उसको उच्च कैसे बनाया जाए। एक सामान्य व्यक्ति का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो टैक्स देता है, उसके बदले में उसको बेहतर सुविधाएं किस तरह से मुहैया कराई जाए। चलिए तो फाइनल कमेंट सुभाष जी का ले लेते हैं क्योंकि समय कम है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। सुभाष जी, आने वाले समय में या देखा जाए जिस तरीके से राजनीतिक जो प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं पक्ष और विपक्ष के सभी पार्टियों के, क्या कुछ नजर आ रहा है? सुभाष जी। सर्वप्रथम लोग काफी गुस्से में हैं भाजपा से। भाजपा ने लोगों को जो जो कहा वो नहीं किया, लेकिन यह गुस्सा जो भारत जोड़ो यात्रा में दिखा था वो राहुल जी और कांग्रेस के ये जातीय जनगणना वाले बयान से संगीता जी ने कहा कि सिर्फ हम जातीय जनगणना करा रहे हैं, जातियों का ये आर्थिक जनगणना नहीं करा रही है। बिल्कुल, जातियों की जनगणना हो रही है वोट की राजनीति के लिए, वोट की राजनीति के लिए। आर्थिक जनगणना होता तो फिर ये सवाल मेरा नहीं उठता किस जाति वर्ग में कितने वोट हमारे हैं, कितने आपके। बिल्कुल, इस टोटल सिनेरियो में आप ये समझ लीजिए, ये टोटल सिनेरियो में आज तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जी, इस टोटल सिनेरियो में कांग्रेस के हाथ में क्या लगेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन वो सारे लोग जो कांग्रेस के साथ थे उसमें से बहुत सारे लोग अब साम गए हैं और जनता दोराहे पे खड़ी है कि वो क्या करे। बिल्कुल, हिंदू मुसलमान के साथ जाए या 100 जातियों के साथ जाए, कुल जुला के मुद्दा यहाँ आ गया है। अब इसमें जनता को तय करना है, कोई जातिवादियों के साथ जाएगी, संप्रदायवादियों के साथ जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। शुक्रिया। देखा जाए तो जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी के साथ, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, एक रणनीति के तहत काम कर रही है, लेकिन जनता भी इस बार कंफ्यूज है। जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने उलझा कर रख दिया है और दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि संप्रदायवाद के साथ हम जाएं या फिर जातिवाद, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद पर भी किस तरीके की राजनीति होती नजर आ रही है, ये इसमें उलझ कर अब जनता रह गई है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।